First, basically, ward rotation lecture on behavioral sciences, and I welcome the 36 participants at this time. And today, the important topic of discussion is going to be the communication skills. And the important aspect is in communication skill, and its discussion is all about that if we don't know how to communicate with a patient or a client, we are unable to identify what is the problem he is facing at the moment or in the past. And similarly, we will be unable to address the issues for which he or she reported to us. So in this domain, we are moving forward. So communication is actually the most basic and innate part of being a human. And effective communication is a vital tool in clinical setting as it forms the basis of the doctor-patient relationship. And the doctor and the patient undertake a joint voyage many a times into an unknown territory of the disease. Problems may arise when the two travelers find it difficult to communicate or understand each other. तो यहाँ कहने की कोशिश ये की जा रही है कि कम्युनिकेशन के बगैर हम किसी को बता ही नहीं सकते कि हम जो है हम चाहते क्या हैं, और कम्युनिकेशन ही एक ऐसा टूल है जो कि इंसान को और जानवरों को मुख्तलिफ करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम सामने वाले शख्स को अपने इश्यूज के बारे में या हमें उससे क्या चाहिए या हम उसके पास किस वजह से आए हम ये उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर और पेशेंट आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे तो वो एक दूसरे को बता ही नहीं सकेंगे कि उनको प्रॉब्लम क्या है। तो आपकी वार्ड रोटेशन में इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि आपके जितने भी क्लिनिकल सिनेरियो से आप गुजरेंगे जो कि बिहेवियरल साइंसेस के होंगे या जिन भी सब्जेक्ट्स के आप देंगे, ऑस्पीज वगैरह वाइवास देंगे, तो वहाँ आपके पास कई जगहों पे मॉक पेशेंट को बिठाया जाएगा और वहाँ आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, आपके बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, आपने कितना फासला पेशेंट के साथ रखना है, आपने किस तरीके से उससे बात करनी है, आप उससे कम्युनिकेशन के दौरान कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये बेसिकली एक कश्ती है जिसके अंदर 2 लोग सवार होते हैं, एक पेशेंट होता है और एक डॉक्टर सवार होता है। तो जिस तरह एक कहावत है कि 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता ही है, तो इसी तरह वो जो अगर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी, तो उसका मतलब कश्ती बहुत मज़बूत होगी, वो टाइटैनिक जैसी बिल्कुल नहीं होगी और वहाँ फिर हम बहुत आराम से ट्रैवल करेंगे। और ट्रैवल करने का मकसद क्या है? ट्रैवल करने का मकसद ये कि हम जिस मंज़िल पे जाना चाहते हैं, जिस मंज़िल पे पहुँचना चाहते हैं, हम उस मंज़िल पे आराम से पहुँचे, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका सारा है मकसद। प्रॉब्लम्स उस वक़्त होती हैं जब आपस में कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टरप्ट होती है। तो जब हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे तो हम ना सामने वाले शख्स से पूछ सकेंगे कि वो किस लिए आया है। और कम्युनिकेशन में सिर्फ़ ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ बोलना आता है या उसमें उसके अंदर लैंग्वेज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बैरियर या एक मीन है। लैंग्वेज से मुराद ये सिलसिला है कि अगर मैं एक ऐसे शख्स के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ जिसको आती ही जर्मन या फ्रेंच है और मुझे जर्मन और फ्रेंच नहीं आती, तो ज़ाहिर सी बात है भले वो बोल रहा है लेकिन मुझे उसकी कोई बात की समझ नहीं आएगी। तो लैंग्वेज बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी हर्डल है। So while the physician is expected to know the patient's language, the patient is often unaware of the medical jargon. As the service provider, the responsibility for effective communication ties with the फिजिशियन। हम सामने वाला शख्स जो हमारे पास आया है वो अगर फ्रेंच बोल रहा है या वो अगर जर्मन बोल रहा है या वो अगर पश्तो भी बोल रहा है, हम उसके साथ ये नहीं बहस करेंगे कि भाई तुम मेरे पास मुझे दिखाने आए हो तो तुम्हें उर्दू आनी चाहिए थी या तुम्हें पंजाबी आनी चाहिए थी। हम ये उसको बिल्कुल नहीं कह सकते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वहाँ कोई ट्रांसलेटर अरेंज करेंगे या हम क्या करेंगे कि हम उसके साथ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट को साइड पे रख के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इशारों की ज़बान से भी हम उससे कम्युनिकेट करने की ट्राई करेंगे
या उसको ये उससे इशारों की ही ज़बान में ये पूछने की भी कोशिश की जाएगी कि उसको कोई और ज़बान आती है, या अपने इर्द-गिर्द सर्विसेज़ में हम किसी ऐसे शख्स को अरेंज कर सकते हैं उस टाइम, जिसमें हम ये ट्रांसलेशन के मीन को कर सकते हैं। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा मीन है, जिस पे अगर हमें शख्स की बात समझ नहीं आ रही, तो हम उसके थ्रू भी अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव और बेहतर बना सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, जब हम क्लिनिकल सेटिंग में बैठते हैं और हम एक पेशेंट को अटेंड कर रहे होते हैं, या एग्जामिनेशन में हम बैठे होते हैं और हम पेशेंट को देख रहे होते हैं, तो ये वो पॉइंट्स होंगे जिनको आप पेशेंट पे अप्लाई करेंगे। आप पेशेंट से इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, और जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मार्क्स भी गेन करते चले जाएंगे, और आपकी मोर ओवर जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होती जाएगी। सो कंसिडरिंग द टूल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है वो अटेंडिंग और लिसनिंग है। अटेंडिंग का क्या बेसिकली मकसद है? अटेंडिंग का मकसद ये है कि आप पेशेंट पे फोकस कैसे कर रहे हैं। तो अटेंडिंग की ट्रू मीनिंग है, इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रूली फोकसिंग ऑन द पेशेंट, कि आप पेशेंट के ऊपर फोकस कैसे कर रहे हैं। It involves a conscious effort by the doctor to be aware of what the other person is saying and trying to imply. This may not be possible if the interaction with the patient is done in a setting of exclusivity. इसमें भी ये पूरे जॉइंट कोलैबोरेशन है, और ये कॉन्शियसली डॉक्टर इस जॉइंट कोलैबोरेशन को आगे लेकर चलता है, और जहाँ पे वो ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि जो सामने वाला शख्स है या जो मरीज है वो बेसिकली उसको कह क्या रहा है, और वो उस कहने को, जो वो बोल रहा है उसको समझेगा, और समझने के बाद वो उसकी इंटरप्रिटेशन निकालेगा। उसको इस बात का अंदाजा होगा कि अच्छा ये इस शख्स की प्रॉब्लम है और मैंने इसका अब ये सॉल्यूशन करना है। तो इसके भी कुछ तरीक़ेकार हैं। जब हमने किसी शख्स की बात को सुनना होता है, किसी पेशेंट को अटेंड करना होता है, तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका हमें ख़्याल रखना होता है, उसे एक्सक्लूसिविटी कहा जाता है। एक्सक्लूसिविटी से यहाँ पे मुराद ये है कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक वार्ड में या एक कॉरिडोर में, जहाँ पे सारे अटेंडेंट बैठे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, हम वहाँ खड़े होके एक रश वाले इलाके में पेशेंट के पास खड़े होकर उससे हम पूछ रहे हैं कि हाँ जी बताएं क्या प्रॉब्लम है, और हमने हाथ में एक कागज और एक पेन लिया हुआ है, और हम उसको वहाँ पे खामोशी से उसकी 1 सेकंड 2 सेकंड बात सुन के उसको हम दवाई लिख कर दे रहे हैं, ये एक बिल्कुल सही तरीक़ाकार नहीं होगा। नंबर 2, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक टाइम पे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे टाइम पे हम सामने वाले शख्स से बात भी उसे कह रहे हैं कि हाँ जी बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। तो ये जो है ये एक्सक्लूसिविटी के डोमेन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, और ये कम्युनिकेशन को खराब करती हैं। या फिर मैं ऐसे करूँ कि मैं सामने मेरे पेशेंट बैठा हूँ और मैं उस दौरान बहुत मज़े से चाय और बिस्किट खा रही हूँ। बिस्किट लेके चाय में डुबो-डुबो के मैं एन्जॉय उसको कर रही हूँ, और वो एक पेशेंट मेरे सामने बैठा रो रहा है, और वो अपनी बहुत सीरियस इश्यू के बारे में बात कर रहा है, कि जैसे कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर वो मुझसे बात कर रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और उस गुस्से की वज़ह से मेरे और मेरी मिसेज़ के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, और हम डिवोर्स तक जा चुके हुए हैं, और मुझे फुर्सत ही नहीं है, और मैं बगैर किसी चीज़ का ख़्याल किए हुए बहुत आराम से या तो स्ट्रॉ में से कोल्ड ड्रिंक को ज़ोर-ज़ोर से सक इन कर रही हूँ, और या फिर मैं बिस्किट को चाय के अंदर डुबो के मज़े-मज़े से खा रही हूँ। तो ये मैं जो हूँ, ये मैं मेडिकल एथिक्स के डोमेन से भी बाहर जा रही हूँ, और इसके साथ-साथ जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको उसको मैं तहस-नहस कर रही हूँ, उसको मैं ख़राब कर रही हूँ। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नंबर 2, मैंने पेशेंट से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात से मुराद ये कि पेशेंट की एक रिपोर्ट आई हो और मैंने उस रिपोर्ट को देखा, और उसमें उसको कोई कैंसर या कोई सीरियस इलनेस, एचआईवी कोई भी इलनेस उसको डायग्नोस्ड हुई हो, और मैं पूरे बोर्ड के दरमियान में खड़ी होकर सब लोगों के दरमियान उसको बता रही हूँ कि जी आपको जो है ना, आपको तो जी कैंसर डायग्नोज हो गया, और आपकी कैंसर की लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पर भी मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसको भी तबाह बर्बाद कर रही हूँ। और नंबर 2, मैं मेडिकल एथिक्स का ख़्याल नहीं रख रही, मैं पेशेंट के साथ एम्पैथाइज़ नहीं कर रही, मुझे उसका कोई ख़्याल नहीं है। और मैं ये भी नहीं देख रही कि मैं जो उससे बात कर रही हूँ, वो मैंने उससे इजाज़त लेनी है, कि मैंने उसको ये बात किस-किस को वो बताने की मुझे इजाज़त देता है, और ये बातें मुझे उसे एक्सक्लूसिविटी में बतानी। एक्सक्लूसिविटी से मुराद है कि मैंने उसे अलहदा से एक पुरसकून जगह पर लेकर जाना है, जहाँ पे वो या उसका अटेंडेंट और मैं या डॉक्टर मौजूद होंगे, जो कि एक ऑफ़िस होगा, क्लिनिकल एक ऑफ़िस होगा, जहाँ पर बैठ के
पेशेंट को पहले बताया जाएगा कि उसको मैं बताने क्या लगी हूँ, क्या मैं उसको कोई रिपोर्ट का रिजल्ट बताने लगी हूँ, क्या मैं उसको किसी बीमारी के बारे में बताने लगी हूँ, क्या मैं ट्रीटमेंट के बारे में उसको बताने लगी हूँ, और फिर मैं उसको ये बात आगे क्लियर करूंगी। ये एक्सक्लूसिविटी से यहाँ पे मुराद ये होगा कि आपने ऑस्पी के दौरान देखा होगा कि हमने ऐसे नहीं किया होता कि एक ही लाइन में सारी सीटें लगाई होती हैं और दूसरी ही लाइन में हमने सारे जो आपके टीचर्स हैं उनको बिठाया होता है, एग्जामिनर्स को बिठाया होता है, और वो एक साथ ही एक सर्कल के अंदर ही आपका वाइवा ले रहे होते हैं। नहीं, वहां पे भी एक्सक्लूसिविटी का ख्याल रखा जाता है, काफी गैप के साथ सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, और इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि एक शख्स की आवाज दूसरे शख्स की आवाज के साथ क्लैश ना हो रही हो। और जब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करते हैं, जो कि आप बिहेवियरल साइंसेज में मूव करेंगे, तो वहाँ एक मॉक पेशेंट को बिठाया होगा, एक पेशेंट मौजूद होगा, और आप उस पेशेंट को इंट्रोड्यूस करा के अपने आप को उसको ग्रीटिंग्स देके सलाम दुआ करके आप उसके साथ आगे स्टार्ट होंगे, और आप उसको बताएंगे कि मैं ये मेरा नाम है, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस का मैं स्टूडेंट हूँ, और यहाँ इस वक्त इम्तिहान हो रहा है, और इम्तिहान के डोमेन में मुझे ये कहा गया कि मैं आपसे फला चीज के बारे में बातचीत करूं, और ये सारी चीजें ज़ाहिर है एक्सक्लूसिविटी के डोमेन में ही हो रही होंगी। तो जब भी हम कोई पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं या हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने की ट्राई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जैसे पेशेंट को अगर एग्जामिन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक स्क्रीन उसकी बेड साइड के ऊपर लगाएंगे, जहाँ पे पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ब्रीच नहीं किया जाएगा और उसके पर्दे का भी ख्याल रखा जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, अगर कोई ऐसी वार्ड में जगह मौजूद नहीं है, हम किसी कोविड ऑफिस में जाकर पेशेंट से या उनके अटेंडेंट से इम्पोर्टेंट बात नहीं कर सकते, तो हम एक रश वाले एरिया से साइड पे एक वार्ड के कॉर्नर की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे कदरे खामोशी हो, जहाँ पे अगर मैं भी बात कर रही हूँ तो डॉक्टर की भी बात पेशेंट को समझ आए, और वो भी जो मुझसे सवाल पूछना चाह रहा है या तो वो भी मुझे समझ आए कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है। ये ना हो कि मैं उसको हैं कर रही हूँ कि जी मुझे समझ नहीं आ रही और मैं ये सिलसिला कर रही हूँ। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इन चीज़ों से हमारी कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी, और जहाँ कम्युनिकेशन बेहतर होती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के होने के चांसेस या किसी भी किस्म की मिस कम्युनिकेशन होने के चांसेस कम से कम होते हैं। ठीक है। तो आफ्टर डिस्कसिंग ये क्या नाम है दिस अटेंडिंग एंड लिसनिंग, हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज की तरफ जा रहे हैं, ये इसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। ये स्किल्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, और ये जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें मैं एक मॉक पेशेंट को भी लेकर आऊंगी, जो आपकी वार्ड रोटेशन का लेक्चर होगा। तो उसमें एक मॉक पेशेंट को बिठा के हम ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस भी करवा के आपको दिखाएंगे भी। तो एक्टिव लिसनिंग बेसिकली क्या है? इट इज अ प्रोसेस दैट गोज बियॉन्ड मेरेली हियरिंग एंड मेकिंग नोट्स ऑफ व्हाट द पेशेंट सेज। क्लिनिकल सेटिंग में ऐसे होता है, और इवन जब आप बिहेवियरल साइंसेस का एग्जाम देंगे या आप फाइनल ईयर में जाएंगे, और वहाँ पे जब आप एग्जाम वगैरह देंगे तो वहाँ आपके पास एक पेपर पेन भी होगा, जहाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप नोट डाउन भी करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लिनिकल सेटिंग में ऐसे होता है कि वो जो एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है या उसके अलावा कुछ अलहदा कागजात होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर पेशेंट की बात को सुन के जो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं उनको नोट डाउन भी करता है, और जो पेशेंट है उसकी बात को भी सुनता है। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग सिर्फ नोट्स लिखना या सिर्फ मरीज की बात सुनना नहीं है, बल्कि ये उससे कुछ ज्यादा है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ साइमल्टेनियस फोकस ऑन द लिंग्विस्टिक एंड द पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द स्पीच। एक्टिव लिसनिंग क्या है कि इस दौरान हम पेशेंट की बात तो सुन रहे होते हैं, लेकिन हम उसकी आवाज के अंदर तब्दीलियों को, ठहराव को भी नोटिस करते हैं, और इसके साथ साथ उसकी स्पीच के अंदर जो चेंजेस आती हैं कि वो कहीं रुक रहा है, वो किसी चीज को ज्यादा दबाव के साथ बयान कर रहा है, वो किसी चीज के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, कब उसकी आवाज ज्यादा है, कब उसकी आवाज धीमी है, हम इन चीजों को भी नोट डाउन करते हैं, और इससे हमें आइडिया होता है कि ये इंपॉर्टेंट टेंडर पॉइंट हो सकते हैं कि जिसके बारे में पेशेंट हमसे बात करना चाह रहा है। So these are important as they indicate how the patient is feeling beyond just the spoken words. तो एक्टिव लिसनिंग हमें ये हेल्प करती है कि हम इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकें, और हमें पता लगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो पेशेंट हमें बताना चाह रहा है,
या जो कुछ स्लिप ऑफ टंग्स हैं उसके, या उसकी जो वो कम्युनिकेट कर रहा है वो उन चीज़ों को बता नहीं पा रहा, तो हम वहाँ से इन छोटे-छोटे क्लूज़ को बेसिकली पिक करते हैं और फिर अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। और जब कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो ज़ाहिर है पेशेंट का डायग्नोसिस भी आसान होगा और हम पेशेंट के ट्रीटमेंट में, उसकी मैनेजमेंट में उसी हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकेंगे। तो जो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, ऐसे एससीक्यूज़ में भी एक्टिव लिसनिंग के बारे में बहुत इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है, और जब हम अपनी ऑस्पी या वाइवा एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं तब भी इन चीज़ों को हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होता है। तो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट स्पीच के क्या होते हैं? इसमें वो अल्फाज होते हैं जो मरीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है, और ये बेसिकली जो स्पीच के दौरान जिन अल्फाजों का चुनाव किया जा रहा है उनको हम लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग या स्पीच कहते होते हैं। पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट नॉन वर्बल फीचर्स होते हैं स्पीच के, जिसमें ये कि मरीज कितना टाइम ले रहा है एक बात के बताने में, मतलब कोई एक खास टॉपिक अगर उसके ऊपर पेशेंट ज्यादा बात करे, इसका मतलब कि पेशेंट के लिए ये एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां हम मरीज को टाइम देंगे कि वो बात करे। लेकिन अगर पेशेंट आपके मेडिकल डोमेन से निकल के कुछ और बातें डिस्कस कर रहा है जो कि उसके ट्रीटमेंट में या उसकी इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी रिलेटेड इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा टाइम देने के बाद आप पेशेंट की वो बात सुन लेने के बाद उसको ये डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में पहले बात कर ली जाए। फिर इसके साथ साथ हम मरीज की आवाज़, जो उसकी वॉल्यूम है, उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। और ये खास तौर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब होता है, जिससे हम मिसाल ले सकते हैं, जैसे ईएनटी के क्लिनिक में आप एक पेशेंट को देख रहे हैं, वो बूढ़े एक बाबा जी हैं, वो कोई 65-70 ईयर्स ओल्ड है, और आप ये नोट डाउन कर रहे हैं कि वो बहुत ज़ोर से बात कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे करके अपना हाथ इधर कान के ऊपर रखा हुआ है और वो बार-बार हैं कर रहे हैं। तो ये जो वो इस तरह कर रहे हैं, इसमें पेशेंट को देखने से पहले ही आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि द पेशेंट इज़ हैविंग सम इश्यूज़ विद हिज हियरिंग। तो ये पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है, और इसमें पेशेंट की जो आवाज़ होगी वो बहुत ज़्यादा लाउड होगी। जिनको हियरिंग प्रॉब्लम होती है वो बोलते भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें अपनी और दूसरों की सबकी आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही होती है। इसी तरह कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट, फॉर एग्जांपल इन डिप्रेशन, पेशेंट क्या करेगा कि वो बहुत आहिस्ता आवाज में आपसे बात करेगा कि आपको उसकी बात की समझ नहीं आ रही होगी। और इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जिसको सोर थ्रोट होगा, कोई ऐसा शख्स जो आपके पास स्ट्रोक के साथ सीवीए के साथ आया और उसकी वोकल कॉर्ड्स या उसकी टंग या ओरल कैविटी किसी भी तरह इफेक्टेड होगी, तो वो भी बहुत कम आवाज में आपसे बात करेगा। तो ये पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट होते हैं एक्टिव लिसनिंग के। इस तरह से कि पेशेंट की पिच कैसी है, ये पिच रिलेटेड इश्यूज भी जो आते हैं, ये भी जिनको वोकल कॉर्ड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसमें उनमें हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मरीज़ अपनी आवाज़ के अंदर ठहराव लेकर आता है, और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ मरीज़ बहुत दबाव के साथ कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है। इस तरह एक्सेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेंट से आपको ये अंदाज़ा होता है कि पेशेंट किस किस्म के कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, वो किस किस्म के इकोनॉमिक या एजुकेशनल बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखता है, या वो ओवरसीज़ से आया है, कहीं अब्रॉड किसी एरिया से आया है, या वो लोकल आपका नेशनल ही है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा ये होता है कि आपकी एक तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, नंबर 2 आप उन डिज़ीज़ेज़, उन ट्रीटमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, और वो भी पेशेंट को ऑफ़र कर सकते हैं जो कि एक ख़ास कल्चर में ऑफ़र नहीं किए जा सकते, या उनकी अवेलेबिलिटी एक ख़ास कल्चर या लोकेशन पे अवेलेबल नहीं होती। इसी तरह पेशेंट की फ्लुएंसी को भी देखते हैं, कौन-सी ऐसी जगह जहाँ पेशेंट बहुत फ़रावानी से गुफ्तगू कर रहा है, और कौन-सी ऐसी जगह जहाँ उसे बात करने में मुश्किल हो रही है, वो नज़रों को झुका रहा है, उसे कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसे कोई झिझक महसूस हो रही है किसी टॉपिक पे गुफ्तगू करने की, तो वो ख़ास तौर पे जब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ वो आपके टेंडर पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सिलसिला हो सकता है कि एक पेशेंट की बॉडी पे एग्जामिनेशन के दौरान आपको कुछ नीडल मार्क्स मिले हैं, और आप ये देख रहे हैं कि पेशेंट कुछ खास टॉपिक्स पे आपसे बात नहीं करना चाह रहा, तो वहाँ पेशेंट को रीअश्योर करके उसको डायरेक्ट इस सवाल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये नीडल मार्क्स किस वजह से हैं। तो जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, वो इन सारी जो लैंग्वेज के भी एस्पेक्ट्स होते हैं,
और जो कम्युनिकेशन के भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको इम्प्रूव कर देती है। इस तरह कई ऐसे सिलसिले होते हैं जहाँ पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में आप ये देखते हैं कि जब आप पेशेंट को किसी डिजीज के बारे में बता रहे होते हैं या किसी ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो अपना सर भी हिला रहा होता है, वो जी, हाँ जी, इस तरह के भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है जब हम एक डॉक्टर की सीट के ऊपर बैठे होते हैं कि सामने वाला शख्स हमारी बात को तवज्जो से सुन रहा है और उसे हमारी बात की समझ भी आ रही है। इसी तरह जब पेशेंट अपनी कोई दास्तान आपको सुना रहा है, वो आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में कोट कर रहा है, तो उस दौरान भी अगर आप दरमियान में हाँ जी, ठीक है, अच्छा ऐसे हुआ था, इस तरह करके आप अगर उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ पे भी पेशेंट और ये जो आपके जितने एस्पेक्ट्स होंगे इनको आप वहाँ पे भी कैरी ऑन करेंगे जब आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। एक्टिव लिसनिंग के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि इसकी ये पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट का ही एक हिस्सा है, इसे बॉडी लैंग्वेज कहते होते हैं। बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के अंदर ही काम नहीं आएगी, बल्कि इसके अलावा आप अपनी डे टू डे सिटिंग और इंटरेक्शंस में अपनी ये एक्टिव लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज के स्किल्स को अगर इम्प्रूव कर लेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन उन जगहों पे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वो लोग जिनकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होती या उनकी बॉडी लैंग्वेज स्किल्स अच्छे नहीं होते, तो उनको कम्युनिकेशन के दौरान रूड, शाय कंसिडर किया जाता है और या उनके बिहेवियर को नॉन प्रोफेशनल कंसिडर किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ऑक्यूपेशनल इश्यूज के साथ गुजरते हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके साथ-साथ उनके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होते हैं और रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वो जो बात कम्युनिकेट बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो उस बात को आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। So, an understanding of body language of the patient is important for a doctor to communicate with the patient. Body language refers to a way a patient expresses himself through the use of non-verbal cues such as facial expressions, proximity to the doctor, use of gestures, body position, movements, and eye contact. कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जहाँ पे पेशेंट को बताते हुए परेशानी हो रही है, उसे झिझक महसूस होगी, तो वो वहाँ क्या करेगा कि वो आपके साथ उन एस्पेक्ट्स पे आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं करेगा। जब हम कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं, जहाँ हम सेम जेंडर पे डॉक्टर पेशेंट बैठे होते हैं, वहाँ पे आई कांटेक्ट को रिपीटेडली मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जहाँ ऑपोजिट जेंडर में डॉक्टर पेशेंट बैठे हों, जैसे कि मैं एक फीमेल डॉक्टर हूँ और मेरे सामने एक मेल पेशेंट बैठा है, तो मैं वहाँ उसके साथ आई कांटेक्ट को मेंटेन ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूअसली उसके साथ आई कांटेक्ट को बिल्कुल मेंटेन नहीं करूँगी, क्योंकि इससे उसको मेरे साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ऐसे कल्चर से बिलॉन्ग करता हो जहाँ पे ये चीज़ें ना हो, जैसे कि हमारे कल्चर में इस तरह से है और वैसे भी ग्लोबली भी जब हम मेडिकली ऑपोजिट जेंडर में जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत कॉन्टिन्यूस आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं किया जाता, बल्कि उसमें आई कांटेक्ट को मेंटेन करके फिर आप अपनी जो है आई की पोजीशन उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आप दोबारा आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। आई कांटेक्ट मेंटेन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इससे सामने वाले शख्स को इस बात का अंदाज़ा होता है कि मेरी बात को बहुत अटेंटिवली सुना जा रहा है। अगर हम सर ऐसे नीचे कर लेंगे इधर-उधर कागज़ या दीवार की तरफ या छत की तरफ देखते रहेंगे और पेशेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल मेंटेन नहीं करेंगे, तो उसको ऐसे लगेगा कि मेरी बात को तो सुना ही नहीं है डॉक्टर ने, चाहे हम उसे आधा घंटा दे दें, 45 मिनट्स भी क्यों ना दे दें। नंबर 2 हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे भी फेशियल एक्सप्रेशंस और पेशेंट के भी फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट डिस्कशन के दौरान आपसे कोई ऐसी बात कर रहा है और आप देख रहे हैं कि वो बार-बार दर्द की वजह से कराह रहा है, उसके फ़ोरहेड पे बल पड़ रहे हैं और वो बार-बार अपना हाथ लेके अपने बाजू की तरफ या अपनी शोल्डर की तरफ ऐसे करके रब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो तकलीफ़ महसूस कर रहा है। तो जब हम इस तरह की बॉडी लैंग्वेज में हम देखेंगे कि एक पेशेंट बार-बार अपने हाथ को अपने शोल्डर के पास फॉर एग्जांपल टच कर रहा है और वो अपनी अपनी अपने फोरहेड को फ्रॉन कर रहे हैं और उसके चेहरे पे आपको पेन रिलेटेड एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, तो वहाँ पेशेंट से पूछ सकती हैं कि क्या आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ महसूस हो रही है, आप कोई दर्द महसूस कर रहे हैं? ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का एक मीन है। तो उसमें अगर पेशेंट एक बात आपको बताना भूल गया है या फिलहाल वो बता नहीं पा रहा, तो इस
इस मेथड के थ्रू भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर और इम्प्रूव हो जाएगी। इस तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो बॉडी पोजीशन होती है, बॉडी पोजीशन से मुराद ये कि आप पेशेंट को स्क्वायर पोजीशन में बिठाएंगे। जब आप एग्जामिनेशन में भी होंगे वहाँ पे भी आपकी सीट्स को हो सकता है किसी ऐसे स्टेशन पे जो चेयर्स हैं उनको डिसऑर्गेनाइज करके रखा और आपने उन चेयर्स को ऑर्गेनाइज करके रखना होगा। उसमें ये होगा कि पेशेंट हमेशा आपके स्क्वायर में बैठता है, वो बिल्कुल आपके सामने कभी भी नहीं बैठता। आप उसको अपने लेफ्ट या राइट साइड पे बेसिकली बिठाते हैं। और वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ का जो ख्याल होता है वो ये कि आप आर्म्स लेंथ का कम से कम आर्म्स लेंथ का आप उसके साथ डिस्टेंस ज़रूर रखते हैं। It should be borne in mind that body language expressions are only cues and not the clinical signs. These cues should be pointed out to the patient to draw his attention to them, to understand his feelings and their meaning to them. ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हुई हूँ कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्लिनिकल साइंस नहीं होते, इनके बिहाफ पे हम कभी भी डायग्नोसिस नहीं बनाते। ये एक इंडिकेशंस होती हैं, छोटे छोटे क्लूज होते हैं। जिस तरह हम किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का अगर हिस्सा हो और हम वहाँ पे छोटे छोटे क्लूज इकट्ठे करके मुजरिम तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पे भी सिलसिला ऐसे होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक प्रॉपर क्लिनिकल साइन नहीं होता जिसके ऊपर हम डायग्नोसिस को बनाए, लेकिन वो एक क्लू होता है जो हमें किसी क्लिनिकल साइन की तरफ लेकर जा सकता है। जैसे कि एक पेशेंट ने अपने शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा हुआ है और वो दर्द से करा रहा है, तो मुझे उसकी इस बॉडी लैंग्वेज से आइडिया हो रहा है, उसकी ये जो उसने बॉडी पोजीशन मेंटेन की हुई है और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनसे मुझे आइडिया हो रहा है कि उसके शोल्डर में उसको कोई तकलीफ है और जो तकलीफ है वो रिलेटेड टू पेन है उसको और वो शदीद है। तो मैं वहाँ क्या करूँगी कि मैं उसकी तवज्जो को उसी तरफ ड्रॉ करूँगी, उससे मैं शुरू के सवाल जवाब ही उस चीज़ के मुतालिक पूछूँगी जिसकी तरफ उसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे लेकर जा रही है। और वहाँ पे फिर मैं उसके उस क्लू के थ्रू क्लिनिकल साइन को डेमोंस्ट्रेट करूँगी। जब डेल्टॉइड मसल्स का किसी किस्म का मसल स्ट्रेन होता है, तो वहाँ पे भी पेशेंट ने अपने शोल्डर के ऊपर हाथ रखा होता है। तो वहाँ पे फिर हम उसकी जो शोल्डर की मूवमेंट है उनको कैरी ऑन करवाते हैं और उस तरह हम इस बॉडी लैंग्वेज के क्लू के थ्रू एक क्लिनिकल साइन को जनरेट और आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये इन्होंने एक एग्जांपल इसी तरह दी है कि अगर कोई शख्स साइकाइट्रिक ओपीडी में आपके पास आया है और आप ये नोट डाउन कर रहे हैं कि वो आपको बता रहे हैं कि मुझे डॉक्टर साहबा पिछले 2 मंथ्स हो गए और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही और मैं बहुत ज़्यादा सारा टाइम परेशान रहता हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे तब से महसूस हुई हैं जब से 2 महीने पहले मेरे फादर की डेथ हुई है और आप देख रहे हैं कि उसके बाद वो रो रहा है। तो आप वहाँ उसके सामने ये बात फ़ौरन कहेंगे, उसकी इस बॉडी लैंग्वेज के इन एस्पेक्ट्स को जो कि उसके लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट हैं, इनको फ़ौरन एड्रेस करेंगे कि मुझे आपके दुःख और दर्द का अंदाज़ा है, जिस दुःख और दर्द से आप गुज़र रहे हैं। यकीनन आपके वालिद मोहतरम आपके ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ एक बार फिर से कि क्या नींद आपकी वालिद साहब की वफ़ात से पहले ही आपकी ख़राब हो गई हुई थी या वालिद साहब की वफ़ात के बाद ये ज़्यादा ख़राब हुई? तो आप इस तरह से भी पेशेंट की इश्यू को एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट से फर्दर मोर ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या नींद खराब होने के साथ-साथ बार-बार हर वक़्त रोना बहुत ज़्यादा आना, वालिद साहब के बारे में बार-बार बहुत ज़्यादा सोचें आना या दिन में कई बार ऐसे महसूस होना कि उनकी वफ़ात हुई ही नहीं है और वो मेरे आमने-सामने चल फिर रहे हैं। क्या आप ऐसे सिलसिलों से भी गुज़र रहे हैं? तो आप पेशेंट जब आपके सामने एक एस्पेक्ट के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉडी लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक, पैरालिंग्विस्टिक साइंस क्लूज़ इलिसिट कर रहा है, तो वहाँ पे आपने ये क्लिनिकल साइंस को ज़रूर जनरेट करना है। ठीक है? This is more rational than making the wrong assumption about his gesture or body language. Number 2, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक पेशेंट एक ख़ास पोज़ीशन में आपके साथ आया है, पेशेंट के हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, उसे स्वेटिंग हो रही है, तो आप डायरेक्ट उससे ये सवाल नहीं करेंगे, आप रॉन्ग असम्पशन या जजमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएँगे कि क्या आप परेशान हैं या घबराए हुए हैं, आप ये नहीं कहेंगे। या आप उनसे डिफरेंट तरीके से पूछेंगे कि ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके हाथ काँप रहे हैं। ये आपके हाथ किस वजह से काँप रहे हैं? आपके हाथ कितने अरसे से काँप रहे हैं? क्या जब आप सोते हैं उस वक़्त आपके हाथ काँपना बंद हो जाते हैं?
क्या इसका किसी किस्म की परेशानी या माहौल के अंदर तब्दीली के साथ भी ताल्लुक है? आप इस तरीके से सवाल पूछेंगे, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन कोट नहीं करेंगे कि क्या घबराहट परेशानी की वजह से आपके हाथ कांप रहे हैं। So this is essential as methods of non-verbal communication vary in patients and their family members according to their upbringing, culture and background. हमने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है किसी की, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं कि एक शख्स ने हाथ इस तरह से फोल्ड किए हो तो उसको अपने बाजुओं में कोई तकलीफ ही महसूस हो। ऐसा हो सकता है कि एक शख्स की अपब्रिंगिंग किसी ऐसे माहौल में हुई हो जहाँ वो एहतरामन बैठता ही ऐसे हो, एहतरामन ना भी बैठता हो, तो वहाँ उसके इर्द-गिर्द सारे लोग ही एक ख़ास पोज़ीशन में बैठते हो, तो उसने भी इस तरीके को अपना लिया हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉडी लैंग्वेज में कोई चीज़ अगर नज़र आ रही है, तो आप उसको यही समझें कि ये कोई क्लू है टुवर्ड्स अ क्लिनिकल साइन। So active listening also involves customizing your style and language to match that of your patient or anybody you are listening to. This can be done by using the same language as the patient wherever possible. इसकी मिसाल सारी ये है कि आप पंजाब में बैठे हुए हैं और आपके पास कोई पेशेंट आया जो कि पश्तो बोल रहा है, पठान है वो, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि अगर आप उससे अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसको कह देंगे कि हाँ लाला बताओ क्या हाल है तुम्हारा, इस तरह करके आप उससे बात कर लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इस इन चीज़ों से कम्युनिकेशन और इम्प्रूव और बेहतर होगी। या आपके सामने एक ऐसे पेशेंट बैठे हुए जो बाय प्रोफेशन वकील हैं या डॉक्टर हैं, तो आप उनको वकील साहब अगर कह देंगे या आप उनको डॉक्टर साहब अगर कह देंगे, तो ये कहने से भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी और आप ये आपके सामने जो पेशेंट बैठा होता है जिससे आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप उस हिसाब से अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी एक्सेंट है, उसको आप थोड़ा-सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं होता, बल्कि ये आपकी कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव और बेहतर बनाता है। आप सिंध में किसी पेशेंट को देख रहे हैं या आप यहाँ पर पंजाब में किसी पेशेंट को देख रहे हैं, कोई सिंधी आपके पास आया और अगर आप उसको साईं कह के जो है कह देंगे, मुखातिब कर लेंगे, तो इसमें भी कोई मुज़ाहिका नहीं होगा, इन चीज़ों से आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। इसी तरह कई ऐसी लैंग्वेजेज़ हैं जिनमें अस्सलाम वालेकुम कहने के, हेलो कहने के तरीक़ेकार अलग हैं। इनको भी अगर कैरी ऑन कर लिया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम या मुज़ाहिका नहीं है। Another important aspect of active listening is respecting the pauses and silences of the patient. This would mean not immediately jumping in or talking whenever the patient pauses for breathe or reflects silently. एक शख्स आपसे एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहा है, वो अफसरदा है, वो अपने वालिद साहब की वफात के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा है और वो उस दौरान चुप हो गया है, उसकी नज़रें झुकी हैं, उसकी आँखों से आँसू बह रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि भई ये रोना-धोना बंद करो और टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास और भी पेशेंट है, मैंने जल्दी-जल्दी पेशेंट देखने हैं, जल्दी-जल्दी करो। तो ये आपकी कम्युनिकेशन को भी खराब करेगा और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को भी तहस-नहस कर देगा। तो कोई ऐसी जगह जहाँ आपने देखा कि पेशेंट खामोश हुआ है, वो किसी बात पे परेशान है, वो रो रहा है, तो वहाँ आप उसको पानी या टिश्यू पेपर ऑफ़र करेंगे और आप थोड़ी ही देर के लिए वो जो साइलेंस उसने मेंटेन की है या उसको साँस की प्रॉब्लम है, वो ज़रा साँस ले रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज़ करेंगे, आप उसे डाँटेंगे नहीं, आप उसको ये नहीं कहेंगे आप कि ये बात जल्दी करो, क्विकली करो, मेरे पास टाइम नहीं है। या आप उनके इन पॉज़ेज़ का कोई नतीजा खुद से नहीं निकालेंगे, बल्कि आप बाद में उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने देखा कि आप इस एस्पेक्ट पे खामोश हुए थे, खैरियत थी? क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है जो आप बताना चाहते हैं? कोई टची पॉइंट है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? तो इस तरह करके हम अपनी ये जो एक्टिव लिसनिंग है, जो कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको लेकर चलेंगे। तो लेक्चर के आखिर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि ऐसी कौन-सी चीज़ें जो हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती हैं, ये जो पॉइंट्स आपको सामने अपने नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट्स सारे वो हैं कि जिनको आप जिस टाइम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, आप उनको वहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और जब इंशाल्लाह आगे आप अपनी क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट्स देखेंगे, हाउस जॉब करेंगे, उस दौरान भी आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन तरीकों को एम्प्लॉय करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूज़ ऑफ मिनिमल प्रॉम्प्ट्स, देन इज सिट स्क्वायरली इन रिलेशन टू द पेशेंट। इसमें ये सिलसिला है कि आप जब पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन भी कर रहे होंगे, तो उसमें आप ये इन चीज़ों का भी ख़्याल रखेंगे कि आप कम्युनिकेशन के दौरान बहुत लंबे-लंबे गैप्स नहीं देंगे। आप एक फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेशन को आगे लेकर चलेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आप चाय पी रहे हैं और आप उस दौरान
बार बार वो आपको आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहा है या आप उसको एक बीमारी के बारे में बता रहे हैं, तो आप बीच में पॉज लेके कभी पानी पी रहे हैं, कभी अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं, नहीं। आप अगर उससे एक चीज पे बात कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, तो आप प्रॉम्प्टली उस चीज को लेकर चलेंगे। आप बहुत ज्यादा इंटरप्शंस दरमियान में नहीं पैदा करेंगे। आप पेशेंट के साथ स्क्वायरली सेट होंगे, एक स्क्वायर की पोजीशन में आप पेशेंट के साथ होंगे। पेशेंट आपके राइट या लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मौजूद होगा और वो स्क्वायर में आपके साथ बैठेगा, वो बिल्कुल सामने आपके नहीं बैठेगा, वो आपके राइट या लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। फिर ओपन बॉडी पोजीशन होनी चाहिए इन रिलेशन टू द पेशेंट। ओपन बॉडी पोजीशन से मुराद है कि आप अपनी आर्म लेंथ के साथ हिसाब रखेंगे कि मेरी ना वो आपके सामने इतनी क्लोज बैठा होगा। अगर आप उसकी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ हम पेशेंट की एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं और जहाँ हम उसे अपने राइट या लेफ्ट साइड पे बिठा के उसको एग्जामिन नहीं कर सकते, जैसे कि हम आई एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे ऑप्थेल्मोस्कोप कहा जाता है। उसे हमें पकड़ के पेशेंट की बिल्कुल आंख के साथ लगाना होता है। तो वहां पे हमने ऐसी सिटिंग पोजीशन करनी होती कि मेरी और पेशेंट की नीज आपस में टकराएंगी नहीं। ओपन बॉडी पोजीशन होगी, आर्म लेंथ रखी जाएगी, लेग्स को इस तरीके से अरेंज कराया जाएगा कि ना मेरी नी उसकी नी के साथ टच होगी, ना उसकी नी मेरी नी के साथ टच होगी। कंफर्टेबल पोजीशन, ओपन बॉडी पोजीशन बनाई जाएगी जहां वो आराम से थोड़ा बहुत मूव भी कर सकेगा। ठीक है। नंबर 2, जब हम मरीज की बात को सुन रहे हैं, खास तौर पर जब आप ऑस्पी वगैरह में भी जाएंगे, तो वहाँ थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होना, थोड़ा सा आगे को झुक जाना इस चीज की निशानदेही होता है। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज की एस्पेक्ट है जो पेशेंट को ये कम्युनिकेट कर रहा होता है कि आप उसकी बात को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव भी करता है। इसके बाद आपने रीजनेबल आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है, जिसमें आप पेशेंट के साथ आई कांटेक्ट भी मेंटेन करते हैं, उसके चेहरे की तरफ भी देखते हैं, और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने के दौरान या किसी और इम्पोर्टेंट चीज में आप अपनी नजर को इधर उधर भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप बहुत डायरेक्ट सीरियस किस्म का आई कांटेक्ट पेशेंट के साथ मेंटेन करेंगे, तो पेशेंट के अंदर शाइनेस और झिझक पैदा होगी, और वो जो बातें आपसे इफेक्टिवली कर सकता है, वो आपसे उन बातों को इफेक्टिवली नहीं करेगा। जब पेशेंट रो रहा और रोने के दौरान उसके आंसू बह रहे हैं, उसका नाक बह रहा है, उस दौरान कोई भी शख्स एम्बेरेस्ड हो सकता है, वो अपने चेहरे को, नाक को साफ कर रहा होगा, तो उस दौरान भी आप अपने आई कांटेक्ट को उसके चेहरे की तरफ से हटा लेंगे। फिर आप के लिए, अपने लिए, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल या एक डॉक्टर होने के नाते, ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक रिलैक्स्ड और अटेंडेंट हेल्थ प्रोफेशन हो। आपका जहन किसी और तरफ डिस्ट्रैक्टेड ना हो, आपको ये ना पड़ी हो कि मैंने अब अगले स्टेशन पे जाना है, तो अगले स्टेशन पे क्या होगा। आप बहुत रिलैक्स्ड पोजीशन में आराम से बैठेंगे और आप अपने जो मॉक पेशेंट है उससे बातचीत करेंगे, जो अपना टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे। नंबर 2, लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू फीलिंग। आपकी बिहेवियरल साइंसेज में एक ऑस्पी का सेक्शन होगा जो कि 45 मार्क्स का होता है। उसका टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा होता है, जिसमें पेशेंट से काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करनी होती है, जिसमें सारे साइको सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कवर किया जाता है। वो हमारी बोर्ड रोटेशन के आने वाले एक सेक्शन में उसको मैं आपको कवर भी करवाऊंगी। तो उसमें आपने पेशेंट जब आपसे बातचीत कर रहा होता है, तो एक तो ये कि उसमें आपने अटेंटिव होकर उसकी बात को सुनना होता है, पॉइंट्स को नोट डाउन करना होता है, क्योंकि इनमें आपसे उस चीज़ की इंटरप्रिटेशन और चीज़ों के बारे में पूछा भी जाता है। और नंबर 2, अगर वो कहीं किसी बात पे परेशानी जाहिर कर रहा है, वो आपको कह रहा है कि मैं फला बात पे परेशान हूँ, वो आपके सामने रो रहा है, तो आप उन फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड भी करेंगे। आप कहेंगे कि जी मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। ये भी आप कह सकते हैं। आप उसकी बात को बहुत गौर से भी सुन सकते हैं, आप उसको टिश्यू पेपर भी ऑफर कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये कि आप उसकी फीलिंग्स को सुन भी रहे हैं, इसके साथ साथ आप उनकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। नंबर 2, जब आप मॉक एग्जामिनेशन, मॉक पेशेंट आपके पास अवेलेबल होगा, और जब आप अपनी एग्जामिनेशन सेटअप में बैठे होंगे, तो वहाँ पे आप पेशेंट की गुफ्तगू को सुनने के साथ साथ, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करने के साथ साथ, उनके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं लैंग्वेज के, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज में तब्दीलियां हैं, उनको भी आप अच्छे से नोट डाउन करें। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को खराब करते हैं? उसमें है लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी। आप एक रश वाले इलाके में बैठे हैं जहाँ शोर शराबा बहुत है, बहुत से लोग हैं, आपने पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन नहीं की, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन पुअर हो जाएगी। तो एक्सक्लूसिविटी का खास तौर पर ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 2, एक ऐसा डॉक्टर कम्युनिकेट कर रहा है एक पेशेंट के साथ एग्जामिनेशन के दौरान, एक ऐसा स्टूडेंट एक मॉक पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड और बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन अच्छी डेवलप नहीं होगी। वहाँ पे
जो मॉक पेशेंट बैठा होगा या जो रियल पेशेंट बैठा होगा वो उसे यही होगा कि जी डॉक्टर साहब तो खुद इतने ज़्यादा परेशान हैं, इन्होंने मुझसे क्या सवाल पूछने हैं। और मज़े की बात है कि एग्जामिनेशन सेटअप में ये देखा गया कि मॉक पेशेंट पेशेंट को पानी पिला रहा होता है और टिश्यू दे रहा होता है कि ये आप अपना पसीना पूछ लें डॉक्टर साहब और उसके बाद आप मुझसे बात कर लें, मुझे लगता है कंफर्टेबल नहीं है। तो ये ऐसे सिनेरियोज जो है ये आपकी कम्युनिकेशन को भी पुअर करती है और एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस को भी डाउन करती है। नंबर 2, अनकंफर्टेबल सिटिंग। वो आपने पेशेंट को एक बहुत तंग से बहुत गर्म से कमरे में ऑफिस में बिठा दिया है, वो जिस चेयर पे बैठा है वो टूटी फूटी सी चेयर है, वो हिल रही है, तो वहां पे भी पेशेंट की अटेंशन बार बार दूसरी चीजों की तरफ जाएगी, वो अनकंफर्टेबल होकर वो आपसे अच्छे तरीके से गुफ्तगू नहीं कर सकेगा। नंबर 2, या अनकंफर्टेबल सिटिंग में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं करना चाहती हूँ कि बीइंग अ फीमेल डॉक्टर आपने अपने लंबे बाल खोले हुए हैं और आप कभी अपने बालों में से हाथों को फेर रहे हैं, कभी आप अपने बाल संभाल रहे हैं, आप एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट की ओरल कैविटी को एग्जामिन कर रहे हैं, आपने उसको लिटाया हुआ है और उस दौरान आपके बाल बिखरे हुए हैं, उसके मुंह में आपके बाल आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये भी अनकंफर्टेबल सिटिंग का एस्पेक्ट होती है, भी कम्युनिकेशन को पुअर करती हैं, फिर पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करता। सो लैक ऑफ अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज ड्यूरिंग एक्टिव लिसनिंग। आप पेशेंट की बात तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप वो जो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज आपको इशारे दे रहे हैं, आप उनको पिक नहीं कर रहे, तो वहाँ पे भी आपकी कम्युनिकेशन भी पुअर होगी और आप क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मिस कर जाएंगे और एक अच्छे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पेशेंट को ऑफर नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, गिविंग ऑफेंसिव रिमार्क्स एंड जजमेंट बाय द हेल्थ प्रोफेशन। एक शख्स आपके पास आया और उसको शोल्डर की मूवमेंट फ्रीक्वेंट हो रही है और वो बार बार अपने शोल्डर्स को श्रक कर रहा है या अपनी शोल्डर की मूवमेंट कर रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि यार ये क्या तुम जानबूझ के करने लगे हुए हो। या एक शख्स आपके सामने रो रहा है और आप उसको आगे से कह रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी बात है कि जिस पे कोई बंदा इतनी जोर से फूट फूट के रोए। तो ये आप उसको ऑफेंसिव रिमार्क्स पे कर रहे हैं और या आप जजमेंटल हो रहे हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन को खराब करते हैं। इस तरह पेशेंट का अपने डॉक्टर के साथ जो ट्रस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाता और वो जो इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा होगा वो इम्पोर्टेंट बात आपसे डिस्कस नहीं करेगा। देन फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस। पेशेंट आपसे बात कर रहे हैं, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान आपकी फ़ोन कॉल आया है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, आप बहुत आराम से 10-15 मिनट बात कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको दोबारा कह रहे हैं कि हाँ भाई बताओ कहाँ पे तुमने बात छोड़ी थी, वहाँ से बात दोबारा तुम स्टार्ट करो। तो ये जो फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस हैं ये भी कम्युनिकेशन को ख़राब करता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब एक पेशेंट हमारे पास चैम्बर में एंटर हो जाएगा तो हम उस दौरान कोई भी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करेंगे। हम पहले पेशेंट को देखेंगे, उसके इश्यू को एड्रेस करेंगे और उससे फ्री हो जाने के बाद हम किसी भी इम्पोर्टेंट कॉल को ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। देन सिलेक्टिव लिसनिंग। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम पेशेंट को ये कहेंगे कि मैं सिर्फ आपसे इसी चीज़ पे आपने मुझसे बात करनी है, ये इधर-उधर की बात आप मुझसे बिल्कुल भी ना करें। साइको सोशल असेसमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट जिन जिन टॉपिक्स पे आपसे बात करना चाह रहे हैं आप उन पॉइंट्स को टच ज़रूर करें, जहां एक्टिव लिसनिंग के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और पेशेंट जो है वो कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करके उसको जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा है कि मेरे इधर भी ज़ख्म है और मेरे पैर पे भी ज़ख्म है, मेरे ज़ख्म को और आप उसको कहें कि मैं तो बिल्कुल ये मैंने एक दफ़ा एक ज़ख्म देख ली, मैं अब दूसरा ज़ख्म नहीं दोबारा देखूंगा, तो ये आप उसकी सिलेक्टिव एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं और आप उसकी सिलेक्टिव लिसनिंग भी कर रहे हैं। तो सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं करनी, एक्टिव लिसनिंग करनी है, उसको पूरा मौका देना है कि वो जिन प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो उन चीज़ों के बारे में आपको बताएं। नंबर 2, डे ड्रीमिंग और डोजिंग डाउन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। आपकी नींद पूरी है नहीं, आप बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशन आप अपनी ख्यालों में कहीं आप गुम हैं और आप अपने आने वाले एग्जाम के बारे में या आप किसी भी और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में सोच में पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी सामने वाले शख्स चाहे वो डॉक्टर की पोजीशन पे हो या पेशेंट की पोजीशन पे हो, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो है वो खराब ही होती है, वो बेहतर बिल्कुल भी नहीं हो पाती। So this was all about the effective communication, जिसमें टू एस्पेक्ट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, अटेंडिंग एंड लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग के बारे में। इन चीज़ों को हम डेमोन्स्ट्रेट करके पेशेंट के ऊपर भी करेंगे और इनके बकायदा आपके नंबर्स होते हैं, ये आप पेशेंट को नहीं बताते कि मैं एक्टिव लिसनिंग कर रहा हूँ या मैं तुम्हें बहुत गौर से सुन रहा हूँ। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है जो इन चीज़ों को उस वक्त जनरेट करती है और वो आपको बताती है कि ये ऐसा सिलसिला